Hello students, good morning to all. How are you beta? I hope you are very well. Welcome back our SD online classes. Today our topic number 4 in series and topic name understanding law. Means हमें कानून को समझना है कि कानून क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी नीड हमें क्यों फील होती है, उसकी ज़रूरत क्यों। आइए बेटा स्टार्ट नाउ। देखिए बेटा, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था मीन्स लेसन नंबर 3 जिसमें हमने देखा था नीड ए पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो लाज बनाए जाते हैं या कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के ज़रिए ही बनते हैं। इसीलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्लियामेंट की जो डिटेल देखी थी उसी में से हम कुछ जो मेन एलिमेंट्स हैं वो वहाँ से उठाएंगे, क्योंकि लॉ एंड पार्लियामेंट दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारा कानून निर्माण कार्य पार्लियामेंट के द्वारा ही पूरा होता है। इसीलिए यहाँ का जब हम बेसिक कंसेप्ट उठाएंगे तो वहाँ हमें पार्लियामेंट से ही कुछ लेना है। सो स्टार्ट देखिएगा। हमारा लेसन नेम है अंडरस्टैंडिंग लॉज, मीन्स कानून को समझना है हमें। कानून क्या है, देखिए बेटा, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि कानून के सामने कोई छोटा बड़ा जाति धर्म ऐसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते, कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं होता जो व्यक्तियों को आपस में बांट सके। कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, मीन्स कानून के सामने सभी बराबर हैं। यहाँ जो कानून बनाया गया है उस जगह पर चाहे कोई गरीब इंसान हो या अमीर या पीएम हो या प्रेसिडेंट, ऑल आर इक्वल। जैसे कि मैं बात करूँ, हमारे यहाँ इंडिया में लॉ बनाए गए हैं कि हमें एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई है, मीन्स वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो उसमें हमारी एज डिसाइड कर रखी है और वो एज है 18 ईयर्स। अगर वहाँ कानून में लिखा गया है कि 18 ईयर्स से छोटे व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते तो मीन्स नहीं डाल सकते, फिर वहाँ चाहे कोई भी क्यों ना खड़ा। अब यहाँ 18 ईयर्स में हम वोट डालने के लायक हैं तो वहाँ हमारी अपनी वोट हमारे गवर्नमेंट के इलेक्शंस को सिलेक्टेड करने के लिए उनको एक सरकार का रूप देने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की वो वोट उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारा संविधान सभी लोगों के लिए। इस बात से हम समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति की वोट का भी वही वैल्यू और एक अमीर व्यक्ति की वोट का भी वही वैल्यू हमें वहाँ नज़र आता है। मीन्स दोनों की वोट की एक ही बराबर एक इक्वल वैल्यू होना हमारे भारत देश में बताया गया कि हमारा संविधान सभी को बराबर लेकर चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये आते हैं कि हमारे यहाँ कुछ एक ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जिसमें हमने एज को डिसाइड कर रखा है। देखिएगा, मैंने यहाँ एक लाइन डाल रखी है, लास्ट ऑन एज ऑफ मैरिज। हमारे इंडिया में जो मैरिज की एज है वो डिसाइड हो रखी है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। वोटिंग राइट, वोट डालने का अधिकार हमारा जो एक एज के ज़रिए दिखाया गया है। बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी अपनी ज़मीन जायदाद है, उसे खरीदने और बेचने का जो अधिकार है वो भी एज के साथ लिंक किया गया। मीन्स हमारा शादी विवाह या जो आपस में संबंध बनाने वाली जो बात है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मैंने अपनी बच्ची का विवाह इस घर में तय कर दिया, लेकिन शादी कब होगी, जब ये 18 साल की होगी तब। मीन्स यहाँ मैरिज की डेट डिसाइड हो रही। वोटिंग राइट्स 18 साल के होने के बाद ही हमें मिलेंगी। जब हम 18 साल की हो जाते हैं तब हमारी अपनी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार होता है, फिर हम चाहे प्रॉपर्टी खरीदें या उसे बेचें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि डू लॉ अप्लाई टू ऑल। ये जो कानून बनते हैं ये सभी के लिए अप्लाई होने ज़रूरी हैं, सभी के ऊपर इक्वल अप्लाई होते हैं। ये हमने अभी एग्जांपल दिया था कि हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी लॉ डाल दिए गए हैं वहाँ सभी बराबर है, चाहे फिर वहाँ प्रेसिडेंट हो या एक कॉमन पीपल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यह डाला गया है कि हमें यहाँ लॉ को अप्लाई करने के लिए ऐसी ज़रूरत फील हुई कि हमने लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया।
वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी थी बेटा, इसकी बात अगर हम करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये रूल और लॉ डाले गए हैं ताकि हम ये रूल ऑफ लॉ मीन्स all law apply equality to all citizens of the country and no one can be above the law। सभी लोगों के लिए ये कानून बराबर है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये मीन्स लागू नहीं होते, सभी के लिए बराबर लागू है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे संवैधानिक कानून है उससे हमारे भारत देश का कोई भी नागरिक अछूता नहीं। सॉरी। सेकेंड हम बात करें तो हमारे कुछ एक लॉ ऐसे होते हैं जो हमारे सर्वल लॉ होते हैं, मीन्स हमें सेवा के रूप में कानून मिलते हैं, जो नियम हमारे लिए ही होते हैं, इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब यहाँ तो सर्वल कानून थे जो हमें कॉलोनियल पीरियड में मिले थे, वो हमारे लिए थे, मीन्स वो हमारे ऊपर थोपे गए थे। वो डिटेल हम यहाँ देखते हैं। देखिए बेटा, हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया था, डू लॉ अप्लाई टू लॉ। ये कानून जो सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, यहाँ हमने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, मीन्स आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। यहाँ हमारे सामने 2 पॉइंट्स हैं। इसमें हम बात करें तो हमारे आज़ादी से पहले हमारे इंडिया में किसका कानून था, किसका राज था, ब्रिटिश लोगों का। ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर अपनी मनमानी कर रहे थे, मीन्स उनका जो डिसीजन था वो सिर्फ उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग होता था। कॉमन पीपल उसमें इन्वॉल्व है या नहीं, कितना लॉस हो रहा है उस चीज़ का उनको कोई ध्यान नहीं था। या ये कह दें उनका मेन पर्पज़ सिर्फ अपने बेनिफिट की ओर होता था, कॉमन पीपल की ओर नहीं। अब बात यह आती है कि ब्रिटिश लोगों ने जो कानून बना रखे थे वो ऐसे कानून थे कि जिसमें उन्हीं का फ़ायदा था। उस कानून को एक नाम दिया गया सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। मीन्स उन्होंने एक ऐसा एक्ट निकाला कि हम उनके डिसीजन में अगर किसी ने भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत समझी तो वो नहीं बोल सकते। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडियन लोगों को बाध्य कर रखा था कि वो अपनी ज़बान कहीं भी ना खोलें। अगर उन्होंने कहीं भी ज़बान खोली तो उनको बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण बताए उनको बंदी बना लिया जाएगा। मीन्स हाइडिंग ए क्रिमिनल केस, वायलेशन ऑफ लॉ पनिशमेंट। ये जो सेडिशन एक्ट है बेटा, यहाँ साफ साफ बताया गया कि हिंसात्मक तरीके से आपको सज़ा दी जाएगी और वो जो सज़ा दी जाएगी उसमें आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। कभी भी कहीं से भी आपको उठा लिया जाएगा और बंदी बना लिया जाएगा। इस तरीके का जो यहाँ पर एक लॉ था उसे नाम दिया गया आर्बिट्रेटरी लॉ। आर्बिट्रेटरी लॉ, इसमें हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कानून है जो एक तरफा कानून था, जिसमें एक की ही बात सुनी जाती है, दूसरे की अवहेलना कर दी जाती है। जैसे कि मीन्स यहाँ ब्रिटिश लोगों की बात, उन्हीं की कानून, उन्हीं की ही मर्जी चलती थी। हमारे इंडियन पीपल सिर्फ उनके डिसीजंस को फॉलो अप कर रहे। थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है कि ऐसा ही एक पॉइंट और हमारे सामने आया, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में भी यही बताया गया कि कोई भी इंडियन जो हमारे लेजिस्लेटर का हिस्सा बन चुके थे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो उनके लेजिस्लेटर का हिस्सा तो बने हैं लेकिन अपनी मन की बात वहाँ उनके बीच में नहीं रख सकते। ये रोलेट एक्ट था। जब लोगों ने इस चीज़ का विरोध करना चाहा, मीन्स उन्होंने कहा कि अगर हम लेजिस्लेटर का हिस्सा हैं तो हम अपनी कॉमन पीपल्स की जो प्रॉब्लम है, अगर हमने उनको शेयर नहीं किया, उनको सॉल्यूशन नहीं किया, तो हमारा लेजिस्लेटर का हिस्सा होना मीन्स ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर होना तो ठीक नहीं है, ये गलत होगा। उन्होंने इस चीज़ का जब विरोध करना चाहा तो उनका जो विरोध प्रदर्शन था वो ग्रुप ऑफ पीपल्स मीन्स कॉमन पीपल जो गैदर होते जा रहे थे, उनको गैदर होने की पाबंदी करने के लिए वहाँ ब्रिटिश लोगों ने एक पॉइंट सोचा कि क्यों ना हम एक बार आम मीटिंग बुला लें, ताकि ये कॉमन पीपल जिनमें इनमें जोर या जोश या ये कहीं एक तरीके की जो उद्भावना निकल के आ रही है उसे दबाने के लिए हम एक मीटिंग बनाते हैं और जिसमें हम कॉमन मीटिंग बनाएंगे, कॉमन पीपल वहाँ इन्वॉल्व होंगे। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि कॉमन पीपल मीटिंग होगी और वो कहाँ होगी, ये एड्रेस उन्होंने दिया। पंजाब में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ उस बाग में ये मीटिंग रखी जाएगी।
वहाँ हमारे इंडियन पीपल जो कॉमन पीपल्स थे, जिनके अंदर ये जागृति उठती आ रही थी कि हमें हमारी आवाज़ उठानी है, वो बहुत सारे पीपल वहाँ इकट्ठे हो गए, एक भीड़ जमा हो गई। लेकिन ब्रिटिश लोगों की सिर्फ ये एक चाल थी, क्योंकि उनको हमारी आवाज़ को दबाना था। जैसे उन्होंने हमारी आवाज़ को एक मीटिंग का नाम दिया था और हम इंडियन पीपल उन पर भरोसा करके वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने अपनी चालाकी के साथ वहाँ फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। और वो फायरिंग किसने कराई? ब्रिटिश रूलर जनरल डायर, क्योंकि उनकी तो ये पहले से ही प्लानिंग थी कि हमें किसी न किसी मिशन को वहाँ अंजाम देना है। जैसे ही वहाँ फायरिंग हुई तो हमारे बहुत सारी जो वुमेंस थी, चिल्ड्रंस थे, ओल्ड एज पीपल्स थे, वो सारे वहाँ किल्ड हो गए। यहाँ के यहाँ यंग मैन भी किल्ड हो गए। और आज हमारे हिस्ट्री में इस पेज को दोहराया जाता है, इस सीन को दोबारा से दोहराया जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन जो आज इंडिपेंडेंस होने की आज़ादी बना रहे हैं, आज़ादी होने की आज़ादी बना रहे हैं, उसमें उन शहीदों को नमन किया जाता है। इसीलिए बार बार हिस्ट्री में इसको दोहराया जाता है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को उठाने का मीनिंग ये था कि जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने कॉलोनियल पीरियड चालू किया। कॉलोनियल पीरियड मीन्स उपनिवेशवाद काल। यहाँ उपनिवेशवाद काल में बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। और यहाँ भेदभाव कैसा था? जिस इंडियन ने ब्रिटिश लोगों की बात मान ली, उनके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर टैक्स या पनिशमेंट कम रहेगी, और जिसने नहीं माना उसके ऊपर ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैम हमारे इंडिया में तो जो पुअर पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, रिच फैमिली जो है वो तो कम थे उस टाइम, लेकिन पुअर फैमिली बहुत ज़्यादा थी, तो इनके बीच में क्या रेशो रहा होगा? यहाँ कॉलोनियल पीरियड में बेटा कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था। कास्ट सिस्टम ज़्यादा होने की वजह से हमारे इंडिया में फूड डालने के लिए जो ब्रिटिश लोगों ने नीति अपनाई वो क्या थी कि जो लो पीपल या पुअर पीपल्स हैं उनसे तो टैक्स लिया जाएगा ज़्यादा, और जो हमारे यहाँ रिच फैमिलीज हैं या जो हाई ग्रेड फैमिली है उनसे जो टैक्स लिया जाएगा वो होगा कम। तो यहाँ उन्होंने हमारे गरीब लोगों को और गरीब बनाने के लिए इस तरीके की प्लानिंग की कि जो रिच फैमिली है उनको तो वैसे भी फ़ायदा होना है, क्योंकि वो रिच है और वो ब्रिटिश लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, बिजनेस में हाथ दे सकती है। लेकिन जो लो पुअर फैमिली है जो सिर्फ एज ए लेबर वर्क कर रही हैं, वो हाई ग्रेड टैक्स कहाँ से फिल करेंगी? ये यहाँ हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। इस तरीके का हमारे सामने जो प्री इंडिपेंडेंस पॉइंट था। अब यहाँ इन लोगों ने ठान ली थी कि हमें अपनी आज़ादी हासिल करनी ही करनी है। यहाँ कॉलोनियल पीरियड से ही लोगों में संघर्ष स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा कि अब हमसे ब्रिटिश लोगों का ये दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। तब हमने आज़ादी हासिल की, और आज़ादी हासिल करने के बाद हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस जब आया, मीन्स हमारे यहाँ संविधान जब आया, तो संविधान में यहाँ बताया गया बेटा कि सभी लोग बराबर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेड हुआ तब हमें ये समझ आया कि सभी लोग बराबर हैं। यहाँ हम इस तरीके का कानून बनाएं ताकि हमारी आम जनता भी उसमें निर्वाह कर सके और हमारे अमीर लोग पर भी लगाम कसी जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हमारे फ्री फायर्स थे, जिन्होंने फ्रीडम हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया था, उन लोगों ने सोचा कि हम हमारे संविधान में ऐसे कानून डालेंगे, ऐसे नियम बनाएंगे जिससे हमारी आम जनता कभी परेशान ना हो। और आने वाले टाइम में जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी, अब यहाँ डेमोक्रेसी का नाम क्यों दिया? क्योंकि पहले ब्रिटिश लोगों का राजपाट था, उससे पहले राजा और प्रजा का रूप था। मीन्स यहाँ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग किंग अपने आप को एक गवर्नमेंट के रूप में मानते थे, जिसकी वजह से यहाँ राजा और प्रजा फैली हुई थी। ये बात बेटा हमने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि हमारा जो देश था वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ था, अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, रियासतों या प्रांतों में बटा हुआ था।
उनको एक साथ लाकर हमारा देश बनाए, अदरवाइज ये राजा और प्रजा का ही रूप लिए बैठे हुए थे। लेकिन आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेड हुआ, उस टाइम ये बताया गया कि जो अलग अलग छोटी छोटी रियासतें हैं या स्टेट हैं, उन रियासतों और स्टेट को एक देश का निर्माण में सहयोग देना होगा, उन सभी रियासतों को एक साथ मिलना होगा और यहाँ अलग अलग राजा और प्रजा का रूप ना होकर यहाँ क्या होगा, एक गवर्नमेंट मेड की जाएगी जो पूरे देश का ध्यान रखेगी, यहाँ शासन करेगी और अपने देश को चलाएगी। लेकिन वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होगा, उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो बताया गया कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाला गया है कि एवरी 5 years, आफ्टर एवरी 5 year वोटिंग इलेक्टेड बाई द पीपल, इलेक्शन फॉर ए गवर्नमेंट, प्रत्येक 5 साल के बाद यहाँ वोटिंग होगी लोगों के द्वारा और एक सरकार को चयनित किया जाएगा। वो 5 साल हमारे संविधान में जो लिखे हुए कानून हैं उन्हीं का पालन करके हमारे देश का जो सुधार है या विकास है वो करेंगी, जिसमें हमारी प्रजा प्रमुख होगी या हमारी आम जनता प्रमुख होगी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमारे यहाँ कुछ एक अच्छे से कानून डाले गए जिसमें हमें ये बताया गया इसमें ये बताया गया कि 19th सेंचुरी जब आई, 19th सेंचुरी का एंड जब हुआ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, 1950 में बना था, जो हमारा रिपब्लिक डे था 26 जैन 1950, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ये हमारे मिड में था, तो यहाँ बताया गया कि एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, हम देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे इंडिया में क्या हुआ कि बहुत सारे जजेस बन गए, बहुत सारे कोर्ट रूम में जाने लग गए, मीन्स न्यायालयों से जुड़े हुए लोग न्यायालयों से जुड़ने लग गए और यहाँ अलग अलग कानून, अलग अलग नियम की खोज करना स्टार्ट कर दी। बहुत सारे जजेस के रूप में यहाँ सीन होने लग गए। अब यहाँ एक एग्जाम्पल बन के आया कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 मीन्स, देखिएगा ध्यान से, यहाँ इनके साथ लिंक हो रहा है बेटा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब मेड हुआ तो उसमें ये बताया गया कि पहले से जो संविधान में लिखे गए कानून हैं कुछ तो यहाँ पुराने थे जो पहले से ही लिखित थे, कुछ एक न्यू डाल दिए गए और कुछ एक में अमेंडमेंट कर दिया गया, मीन्स परिवर्तन कर दिया गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम अमेंडमेंट कर देंगे। अमेंडमेंट का मीनिंग होता है बेटा संशोधन करना। ये भी हमारे फ्रीडम फ्री फायर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट किया था कि अगर आवश्यकता हो तो हम चेंजमेंट ला सकते हैं। तो यहाँ इसी तरीके का ये एग्जाम्पल दे रखा है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसमें बताया गया कि हम हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, हिंदू सक्सेशन के अकॉर्डिंग, हम 2005 से जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें पुत्र हो या पुत्री दोनों ही बराबर के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने यह आता है कि बेटा इससे अलग हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, मीन्स हमें नए कानून के बारे में, जो नया कानून है वो हमारे सामने किस तरीके से हमारे पास आया। देखो आवाज़ तो उठाई, कॉमन पीपल ने आवाज़ उठाई, क्योंकि अगर कॉमन पीपल वहाँ आवाज़ नहीं उठाते तो बेटा एक तरफा कानून बनता, क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों के बेनिफिट में होता, उनके पक्ष में होता, हमारी आम जनता फिर संघर्ष करती रह जाती। इसीलिए कॉमन पीपल का वहाँ वैल्यूएबल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वहाँ जो संघर्ष हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमें आज़ादी मिली। लेकिन अब यहाँ ये बात आती है कि हम किस तरीके से न्यू जो हमारे लॉज हैं हम बात करेंगे। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नाम जो एक डाला गया है जिसमें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कानून चेंज कर सकते हैं, उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर हमारे सामने यहाँ एक पॉइंट आया। देखिएगा हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, नए कानून किस तरीके से हमारे सामने आते हैं उसके ऊपर हमारे सामने यहाँ कुछ एक पॉइंट्स हैं। देखिएगा बेटा, हम कह सकते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो ही बिल पास करती है। बिल पास करना मीन्स प्रस्ताव को पास करना। अगर पार्लियामेंट से बिल पास नहीं होता तो यहाँ कानून नहीं बनता। हम पार्लियामेंट से अपने सर्वल लॉज एज वेल एज मॉडिफाई एक्सटेंडिंग लॉज,
जो हमारे पहले से ही बने हुए कानून हैं उनमें हम कई बार मॉडिफाई कर देते हैं और कई बार हम न्यू बिल पास कराने के लिए वहाँ रिक्वेस्ट डाल देते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे सामने आता है कि हमारा जो सिटीजनशिप है, मीन्स हम जो नागरिकता हासिल करे हुए हैं उसी नागरिकता के आधार पर एवरी सिटीजन्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट टुवर्ड्स द सीरियस इश्यूज और प्रॉब्लम्स। हम देश के नागरिक ही पार्लियामेंट को इस तरीके से प्रत्यक्ष होने के लिए प्रमाण देते हैं कि यहाँ हमारे सामने ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, मीन्स आम जनता बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रही है। इसके समाधान के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए आप या तो न्यू लॉज मेकअप कीजिएगा या फिर आप पहले से बने हुए में जो पहले से कानून बना हुआ है उसमें मॉडिफाई कीजिएगा। थर्ड पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि ये जो आम जनता बार बार बता रही है कि हमारे सामने सीरियस इश्यूज हैं, वो सीरियस इशू गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगा। अब देखिएगा, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सीरियस इशू है भाई, हमें इस तरीके से ये नहीं, हमें ये चाहिए। मान लो आज के टाइम में इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड वाटर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। अब वाटर और इन्वायरमेंट के लिए अगर हम इस एरियाज की, इस रीजन के सभी लोग इस प्रति आवाज़ उठाएं कि भाई हमारे यहाँ तो पानी की समस्या है और इतना समर सीजन है, हमें पानी चाहिए ही चाहिए, ऐसा पॉइंट अगर हम उठाएं तो इस रीजन की जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट कोई सॉल्यूशन देगी। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट तक पहुंचे कैसे ये बात, तो उसी के ऊपर हम पॉइंट उठा सकते हैं। हम कह सकते हैं बेटा कि हम टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, रेडियो या लोकल मीटिंग के जरिए अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं ताकि हमारा जो भी सीरियस इशू है उस पर सॉल्यूशन हमें मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि जो पार्लियामेंट है, क्या वो एक ही बिल पे, जो एक बिल हमने दिया है उसी के ऊपर वो लॉ बना देंगे। सोचने वाली बात है कि अगर जब हमने एक बिल दिया, मान लो हमने अपनी प्रॉब्लम दी कि सीरियस इशू है भाई, वाटर नहीं आ रहा और वाटर जो आ रहा है वो क्लीन नहीं आ रहा, मीन्स साफ़ नहीं है, मीन्स हम उसे पीने के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, डोमेस्टिक हाउस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें साफ़ पानी चाहिए। हमने एक बिल दिया, मीन्स इस रीजन की एक बार ही आवाज़ उठी थी और वो आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंची। उस एक ही आवाज़ पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि कई बार बेटा ऐसी आवाज़ फेंक चली जाती है और जिस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो उनके अगेंस्ट हो जाती है वो, तो वो पहले एक्शन तो लेंगी लेकिन सीधा बिल पास नहीं करेंगे। मीन्स वो उस बात पर, उस गतिविधि पर कार्य तो करेंगी, लेकिन कार्य कैसे करेंगी? उसको ऑब्जर्व करने का, उसकी वेरिफिकेशन करने का कि सच में उस रीजन में ये प्रॉब्लम फेस हो भी रही है या नहीं, वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद फिर वो पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे। बिल का मीनिंग यहाँ प्रस्ताव से है और वो बिल पास होने के बाद आपकी कानून कार्रवाई की जाएगी। जब वो नियम बन जाएगा, वो नियम कानून में कब चेंज होगा? जब उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने ऐसा ही एक एग्जाम्पल का आ रहा है। देखिएगा बेटा, हम बात करें कि हमारे सामने डोमेस्टिक एक्ट है, घरेलू जो समस्याएं हैं जिसमें लेडीज़ को परेशान किया जाता है, उसका यहाँ एक एग्जाम्पल बन के आ रहा है। उसके ऊपर मैं आपको एक पॉइंट देने वाली हूँ। देखिएगा, मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ सर्वल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होता है, मीन्स यहाँ औरत का जो संगठन होता है, जो एक सर्वल है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि देखो, औरत जो है, जो वुमेन है, वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड, घरेलू कामकाज में सबसे ज़्यादा पिछने वाली है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हमारे घर का जो बहुत ज़्यादा कार्य है वो कौन करेगी? अलोंग लेडी, अकेली औरत कर रही होती है, जिसके लिए, और लेकिन फिर भी उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। सर्टिफिकेशन नहीं मिलने की वजह से यहाँ एक कानून बनाए गए हैं। देखिएगा बेटा, वो क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा की जाती है एक औरत के साथ, उसके ऊपर यहाँ कानून बनाया गया। वो कानून पहले भी था। वो कानून जब पहले था, वो कानून क्या था? देखिए, पार्लियामेंट में पास किया गया, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट ने अप्रूव करने से पहले बहुत बार एक ग्रुप, मतलब अप्रूव करने से पहले वुमेन की ग्रुप मीटिंग ली और उसमें पूछा गया कि क्या सच में ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। बहुत सारी जब लेडीज़ ने यस बोला, तब उस अप्रूवल में प्रेसिडेंट ने साइन किया और वो एक लॉ बन गया।
यहाँ जो आपका पॉइंट था डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है उसकी बात यहाँ की जा रही है बेटा, वो देखिएगा हमारे सामने 2 टाइम आया, 1999 में आया था, उसके बाद दोबारा से 2002 में वो इंट्रोड्यूस हुआ, 1999 में पार्लियामेंट में था, मीन्स बनने के लिए बिल पास हुआ था, 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2005 में वो हमारे सामने एक्ट के रूप में आया और 2006 में इफेक्शन में आया, मीन्स 2006 से वो लागू हुआ है। घरेलू हिंसा जो एक औरत के साथ घर में हिंसा की जाती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। यहाँ इस लेक्चर में बेटा हमारा इतना ही है। आपका जो होमवर्क रहेगा वो इससे रिलेटेड रहेगा। आपको ये इतना जितना मैंने अभी आपको समझाया है इस वीडियो में ये सारा रीड करना है, साथ में अपनी वर्कबुक फिल करनी है और लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।